All right, friends, we'll start with a small prayer. Om Asatu Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityurma Amritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Yeah. All right, welcome friends. We start with the Sankhya Karika today. कल मैंने सांख्य कारिका की जो इंट्रोडक्शन था ये हमने किया। आज हम सांख्य कारिका के मंत्रस करने जा रहे हैं। ओके, तो मोस्टली मंत्र वाइज ही नोट्स बनते जा रहे हैं, लेकिन 1 to 3 मंत्र कुछ कहते हैं, 4 to 8 मंत्र कुछ कहते हैं, तो कहीं कहीं मैं क्लब करके भी समझाते जाऊंगी। ऑलराइट, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट मंत्र। The first mantra states that pursuit of happiness is common to all human beings, and there are three basic sources of suffering. And to counter these sufferings, humans began to inquire into the ways and the means to remove suffering. Okay, यहाँ पर it was very interesting to note that उन्होंने मंत्र के अंदर त्रयविघात ये शब्द यूज किया है। ऑलराइट, त्रयविघात शब्द यूज किया है, लेकिन कहीं भी उन्होंने आध्यात्मिक या आधिभौतिक आधिदैविक ये डिफाइन नहीं किया है। सो एक्चुअली कारिका में इसका डिस्क्रिप्शन है, ये सारा भाष्य में या एक्सप्लेनेशन में आता है। ईश्वर कृष्णा के सांख्य कारिका में भी उन्होंने लाइक जैसे मैंने कहा 6 एलिमेंट्स, 16 एलिमेंट्स, ऐसा सब वो बोलते हैं, लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन उसका एक्सप्लेनेशन दूसरे इंटरप्रेटर्स ने या दूसरे भाष्यकारकों ने किया है। एनीवे, हमारे लिए ये समझना, एक पहले मंत्र में वो ये समझा रहे हैं कि सुख, हाँ, सुखी होना या सुख में रहना ये मनुष्य के लिए सहज भाव है, और सुख को प्राप्त करने के लिए मनुष्य सब कुछ करते हैं। जो भी करते हैं खुश होने के लिए करते हैं, खुश रहने के लिए करते हैं। और दुख मनुष्य को नहीं चाहिए, क्योंकि दुख ये सुख का ऑपोजिट है। तो दुख उनको नहीं चाहिए, दुख ना आए इसलिए मैं कौन हूँ, ये दुनिया क्या है, मेरा इससे क्या नाता है, क्या कोई भगवान है, ये सारे एनक्वायरीज मनुष्य ने शुरू किए। वरना हम कभी नहीं पूछते, अगर हम हमेशा सुखी होते तो हम कभी नहीं पूछते कि जीव जगत ईश्वर है, ये सब चीजें होती क्या है। वी वुडंट रियली हैव बॉदर्ड अबाउट इट, राइट? सो दैट इज द थिंग दैट दे आर सेइंग। तो दुख को अगर देखें हम, if you see suffering or pain and suffering, they have 3 sources, ऐसे इस मंत्र में कहा है। हम जनरली इसे त्रिविध ताप कहते हैं। ये त्रिविध ताप आप लिख सकते हो चारू जी, त्रिविध ताप कहते हैं इसे। उन्होंने शब्द जो यूज किया है मंत्र के अंदर वो है त्रयभिघात। अभी आप सब जानते हैं आघात, अभिघात, जिसकी तकलीफ होती है, जिसका आघात होता है, हम कहते हैं ना। तो देर आर 3 sources ऑफ सफरिंग इज बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग। तो ये 3 जो सोर्सेस है, ये जो 3 ताप के 3 तरह के होते हैं, ये है आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। ये इम्पोर्टेंट है। देखो, कोई भी तरह का मिजरी है, पेन है, सफरिंग है, इट कैन कम ओनली, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा दूं, इट कैन कम ओनली आइदर फ्रॉम माय ओन बॉडी और माइंड, or it can come from my surroundings, or it can come from natural or supernatural happening, nature or supernatural happenings। ठीक है? तो आध्यात्मिक, आत्म जिसमें शब्द आता है, आध्यात्मिक का मतलब होता है मन और शरीर से निर्माण हुआ दुख। Suffering from the body and mind is called as adhyatmic suffering. This is one source.
अब मुझे ये डिटेल में आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि मन के दुख क्या होते हैं और शरीर के दुख क्या होते हैं, राइट? यू अंडरस्टैंड इट, राइट? सो दिस इज आध्यात्मिक। द सेकेंड इज आधि भौतिक। आधि भौतिक इज भवताल हम कहते हैं। सो हमारे सराउंडिंग से जो सफरिंग आती है, अब हमारे इर्द गिर्द हमारे सराउंडिंग में क्या है? हमारे सराउंडिंग में दूसरे लोग हैं, प्राणी है, पक्षी है। हाँ, ये चीजें हमारे आसपास जो भी कुछ है वो। तो इसमें क्या हो सकता है? कहीं कांटा लग सकता है, कहीं पत्थर लग सकता है। बच्चे बॉल खेल रहे तो हमको आके लग गया। कोई हमें बुरा बोल दे, कोई हमें क्रोध से अप्रोच करे, या कोई हमें मारे, या कोई समझो कुत्ता काट जाए, या कोई भी एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स इज कॉल्ड एज आधि भौतिक सफरिंग। दैट इज वन कॉज। ओके। द थर्ड कॉज इज आधि दैविक। दैव ये शब्द है इसमें। तो देव जो है, अब देव को हम किसे देव मानते हैं? हमारे पंच महाभूत को, प्रकृति को देव मानते हैं। और जैसे बाढ़ आती है या सूखा पड़ता है, ऑल द सुपर नेचुरल हैपनिंग्स, अभी बिन मौसम बरसात जो हो रही है, सो दीज आर द कॉजेज ऑफ सफरिंग्स। अभी किसको दुख हो रहा है? ये बिन बादल की जो बरसात हो रही, मतलब बिन मौसम जो बरसात हो रही है वो, तो वो जो फार्मर है, जो खेडूत है, हाँ, उसकी फसल खराब हो रही है। तो ये आधि दैविक दुख का कारण बन जाता है। इस तरह से तीन प्रकार के दुख होते हैं। हाँ, थ्री सोर्सेज ऑफ सफरिंग। ऑलराइट, सो दीज आर द थ्री सोर्सेज। उसके बाद वो कहते हैं, ये बस ये एक लाइन को नोट करना जरूरी है। द थ्री सोर्सेज ऑफ सफरिंग आर आधि दैविक, आधि भौतिक एंड आध्यात्मिक। Now, ahead they say, no rituals, yadnas, kriyas can help remove suffering because they are subject to impurities, decay and excesses. Okay? अब वो कहते हैं, देखो ये जो दुख है ना, कितने भी यत्न कर लो, कितने भी पूजा पाठ कर लो, कितनी भी प्रार्थनाएं कर लो, कोई भी क्रियाएं कर लो, इससे दुख का अंत नहीं आता। ये सेकंड मंत्र में वो कहते हैं कि दुख का अंत किसी भी क्रिया कर्म से नहीं प्राप्त होता। ओनली विवेक, डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज ऑफ द व्यक्त एंड द अव्यक्त वर्ल्ड कैन रिमूव सफरिंग। तो अगर दुख का अंत लाना है, तो ये जो व्यक्त दुनिया है, नाउ फ्रेंड्स, हर मंत्र में ये शब्द आएंगे। व्यक्त यानी मैनिफेस्ट, जो अस्तित्व में आया है वो। जो इंग्लिश लिख रहे हैं वो लोग लिखेंगे मैनिफेस्ट एंड अनमैनिफेस्ट। जो मैनिफेस्ट है वो व्यक्त है, जो अस्तित्व में है, जो आंखों से दिखता है, कानों से सुनाई देता है, वगैरह वगैरह। राइट? तो व्यक्त जगत जो है और अव्यक्त जो है, उसको भी हमें समझना होगा। अब आगे हम जैसे अभी थर्ड मंत्र में हम प्रिंसिपल्स देखेंगे कि कौन से तत्व है सांख्य के, जो उन्होंने नंबर्स काउंट दिया है, उसमें कौन से प्रिंसिपल्स है। कुछ प्रिंसिपल्स, अभी मेरी आंखें आपको दिख रही है, मुझे दिख रही है, कान है, शरीर का अ, अंग है, तो वो हमें दिख रहा है। लेकिन क्या मन दिखता है? नहीं। क्या बुद्धि दिखती है? नहीं। लेकिन मन और बुद्धि दिखती है, हाँ कहोगे, क्यों? उनके कार्य से दिखती है। जैसे हवा नहीं दिखती, पर हवा जब हमारी त्वचा को छूती है तो हमें पता चलता है, या चीजें हिलती है तो हमें पता चलता है। अमेय, सूरज आलाय बघ, फोन करतोय मला. हाँ, पण तो फोन करतोय. तो वो, तो अव्यक्त वो भी नहीं बनते। लेकिन और भी कोई तत्व है जो बिल्कुल ही अव्यक्त है, मतलब किसी भी रूप में, किसी भी रीत से हमें उनका एहसास नहीं होता। तो ये अव्यक्त यानी प्रकृति। प्रकृति की जो शक्ति है, मूल प्रकृति हम कहेंगे, आई विल कम टू दैट लेटर। तो ये अव्यक्त, अव्यक्त में प्रकृति और पुरुष का ज्ञान, ये अव्यक्त में आ जाएंगे। पुरुष और प्रकृति जो है, ये अव्यक्त में आ जाएंगे।
और बाकी सारे जो घटक है ये सब व्यक्त में आ जाते हैं। और इनका ज्ञान, इनका विवेक क्या है, क्या जो है। इफ यू रिमेम्बर व्हेन वी रेड छांदोग्य उपनिषद, वेरी ब्यूटिफुली विमला ठक्कर एक्सप्लेन, यू हैव टू नो द नोन एंड द अननोन, एंड देन देर इज द थर्ड विच इज बियॉन्ड द नोन एंड द अननोन। जो ज्ञात और अज्ञात के परा है उसको भी जानना होगा। तो यहाँ पे व्यक्त जो है, अव्यक्त जो है, उसके परा की यहाँ पे वो बात नहीं करते। सिर्फ अव्यक्त और अव्यक्त को अपनी बुद्धि से, अपनी विवेक बुद्धि से, by the discriminative power of your mind, you have to know these two words. Only prakriti and jnana of the purusha, of the self, can remove suffering. वो भी मंत्र में वो कहते हैं। सांख्य समझने की बात ये है, सांख्य प्रिस्क्राइब्स नो रिचुअल्स, understand that pleasure and pain are a part of life, ever present, so change is the only constant, so there is no point in fearing, all we can do is accept। ये जिंदगी ऐसी ही है, ये शरीर कभी खुशी कभी गम, ये मन कभी खुशी कभी गम। हाँ, हर एक चीज जो है हमारे जीवन की, कभी सुख कभी दुख, ये होता है। इसको हम सिर्फ स्वीकार कर सकते हैं, इसको हम नाकार तो नहीं सकते, क्योंकि वो है, उसको नाकारेंगे कैसे। डरने में क्या मतलब है? दुख आता है हम डर जाते हैं, हे भगवान मुझे बचा लो, राइट। तो ये डरने में भी कोई मतलब नहीं है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट ओवर हियर। सो सो व्हाट दे आर सेइंग इज, अगर कोर ट्रुथ, परम सत्य अगर हम देखे जाए, मूल सत्य को हम देखा जाए, तो सांख्य कहता है कि दो तत्व जो है, डुअलिस्टिक थियरी है, राइट, ये कोर ट्रुथ है। और वो दो तत्व है, पुरुष और प्रकृति। ठीक है। अब पुरुष जो है वो चेंजलेस है, वो बिल्कुल नहीं बदलता, वो चैतन्य है, वो बस है। ठीक है। दृष्टा भी उसे कहते हैं। हमें तो बघ ना सारखा मला कॉल का करतोय, काय झालं सूरज? नाही अजून काय नको प्लीज, मी क्लासमध्ये आहे। तो व्यवसाय, हाँ। तो पुरुष जो है ये चेंजलेस है, दृष्टा है। प्रकृति जो है ये एवर चेंजिंग है, इवॉल्विंग है। पुरुष जो है ये बस देखता है, दृष्टा भाव रखता है। प्रकृति जो है वो निर्मिति करती है। तो दो प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल है जो चैतन्य देता है, लेकिन करता कुछ नहीं, वो सिर्फ दृष्टा है। और दूसरा प्रिंसिपल जो है, प्रकृति का जो प्रिंसिपल है, वो एवर चेंजिंग, इवॉल्विंग। प्रकृति क्रिएट्स while the पुरुषा ओनली ऑब्जर्व्स। ठीक है। ये दूसरे मंत्र का अर्थ। तीसरे मंत्र में वो कहते हैं, अब देखो यहां से उनका शुरू हो जाता है, ये तीसरे मंत्र में पूरा ब्रेकअप आएगा। ठीक है। चारू जी इसके नोट्स आप निकाल पाओगे, रुको। मूल प्रकृति और प्राइमोर्डियल नेचर इज सेल्फ जनरेटेड, इट हैज नो एंटीसीडेंट। ओके। अब प्रकृति, जो हम किसे प्रकृति कहते हैं, हमें जो दिखता है ये दुनिया जो है, इसे प्रकृति कहते हैं। लेकिन ये प्रकृति आई कहाँ से? और ये पुरुष और प्रकृति के बारे में जब हम बात करते हैं, तो पुरुष तो आप समझ गए होंगे, आत्मा है, परब्रह्म है, परमात्मा है, चैतन्य है, चेतना है। हमने काफी सारा इसके बारे में अभ्यास किया हुआ है। प्रकृति जो है ये मूल प्रकृति, जैसे हमने इसमें देखा, जो त्रिपुरा रहस्य में देखा, कि ये प्रकृति पुरुष का ही हिस्सा है। पुरुष अव्यक्त है, प्रकृति भी अव्यक्त है। जो मूल प्रकृति है वो अव्यक्त है, लेकिन बाद में वो खुद को व्यक्त करती है, जिसको उन्होंने त्रिपुरा देवी अपने आप को पुरुष का अर्धांग, अर्धा अंग क्रिएशन के लिए सेपरेट आउट करती है। ओके, सो देर आर टू प्रिंसिपल्स ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन प्रिंसिपल्स जो हमने स्टडी किए थे। तो
मूल प्रकृति को किसने बनाया? अभी हमने त्रिपुरा पढ़ा है, राइट? मूल प्रकृति को किसने बनाया? किसी ने भी नहीं बनाया, वो खुद प्रकट हुई। हाँ, वो शी इज सेल्फ जनरेटेड और सेल्फ क्रिएटेड, ऐसा हम कह सकते हैं। और उसका कोई एंटीसीडेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई कोई कार्य भाव नहीं है उसमें, या कारण भाव नहीं है उसमें। हाँ, तो मूल प्रकृति खुद से ही स्वयंभू हम कह लेंगे। अब क्या मूल प्रकृति त्रिगुणात्मक है? तो जवाब आएगा हाँ है। हम्म, प्रकृति त्रिगुणात्मक है। फिर मूल प्रकृति और बाकी के जो घटक है उसमें फर्क क्या है? मूल प्रकृति में त्रिगुण यानी सत्व रज तम, ये त्रिगुण जो है ये प्रॉपरली बैलेंस्ड होते हैं, और इसलिए वो अव्यक्त है। अगर हमारे अंदर के त्रिगुण भी प्रॉपरली अगर बैलेंस हो जाते हैं तो हम भी अव्यक्त रूप में, यानी जो विदेही रूप में हम भी अस्तित्व में हो सकते हैं। तो मूल प्रकृति हैज ऑल द थ्री गुणास टोटली बैलेंस्ड। अब देखो, आप लिखते वक्त क्या लिखोगे? वन पुरुष, टू प्रकृति। अब मूल यानी मूल प्रकृति, मूल प्रकृति में से क्या उभरा? मूल प्रकृति में से तीन चीजें, एक्चुअली सात चीजें, सात चीजें मूल प्रकृति से निर्माण हुई। पहली चीज जो उभरी या पहली चीज जो निर्माण हुई उसको कहते हैं महत, MAHT, ओके, उसे कहते हैं महत। महत यानी बुद्धि, इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट। दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट केम आउट ऑफ द मूल प्रकृति। इंटेलेक्ट के साथ आया अहंकार। अहंकार यानी आई कॉन्शियसनेस, मैं हूं, राइट? ये अहंकार। और उसके बाद आया पांच तन मात्रा। अब ये पांच तन मात्रा और डिटेल में मैं आगे बताऊंगी। फिलहाल तुम ये सात चीजें, पांच तन मात्रा, अहंकार और बुद्धि यानी महत, ये चीजें मूल प्रकृति से निर्माण हुई। अब इंग्लिश में ये जो सात चीजें हैं इसे कहते हैं इवॉल्वमेंट। इवॉल्वमेंट, EVOLVENT, इवॉल्वमेंट। इवॉल्वमेंट का मतलब होता है जो निर्मिति भी करता है, जो खुद भी निर्मित है और निर्मिति भी करता है। द वन हु इज प्रोड्यूस्ड एंड कैन ऑल्सो प्रोड्यूस। आगे के सारे घटक जो आएंगे ये इवॉल्वेंट नहीं, वो एवोल्यूट बनेंगे। बाकी के सारे घटक एवोल्यूट बनेंगे, यानी वो सिर्फ, वो निर्मित ही नहीं कर सकते, वो सिर्फ निर्मित है। जस्ट स्टे विथ मी ऑन दिस। इज दिस टू थिंग्स क्लियर? पुरुष, मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से निर्माण हुआ महत यानी बुद्धि, उसमें से आया अहंकार, अहंकार के पीछे साथ साथ आए पांच तन मात्रा, तो टोटल हो गए सात। अब मंत्र में वो कहते हैं 16 जो है, तो उन्होंने मंत्र में सिर्फ इतना कहा है कि सात जो है ये निर्मित हुए और निर्मिति करते हैं, और उसके बाद जो 16 आते हैं वो सिर्फ निर्मित हुए, वो निर्मिति नहीं करते। हाँ, तो दिस दे आर इवॉल्वेंट एंड एवोल्यूट, ये दोनों का फर्क है। अब ये 16 यानी कौन से? ये 16 है मनस यानी मन, पांच ज्ञान इंद्रिय, इनके नाम मैं अभी बताती हूँ, मैं सबके डिटेल में नाम दूंगी। पांच कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और पंच महाभूत। तो पंच महाभूत पांच, कर्मेंद्रिय पांच, ज्ञानेंद्रिय पांच, 15 हो गया, और मन 16। 16 और 7 कितने होते हैं? 16 + 7 23।
बराबर। और मूल प्रकृति और पुरुष टोटल बन गए 25 प्रिंसिपल। इज दिस क्लियर? हाँ, अब ये जो मैंने बात कही ना कि लास्ट कौन सा बताए? सॉरी, मन और लास्ट में? मन, 5 ज्ञानेंद्रिय, वो हो गया। 5 कर्मेंद्रिय और पंच महाभूत, 5 महाभूत। अब जो पहले 7 मैंने कहा कि वो निर्मित हुए मूल प्रकृति में से, अपने साथ साथ निर्मिति भी करते हैं वो आगे जाके, लेकिन बाकी के 16 है वो सिर्फ निर्मित हुए, वो खुद ब खुद निर्मिति नहीं करते। पुरुष जो है, ये पुरुष निर्मित भी नहीं हुआ और निर्मिति भी नहीं करता। द पुरुषा इज नाइदर द इवॉल्वेंट नॉर अ एवोल्यूट, दोनों भी पुरुष नहीं है। प्रकृति प्रोड्यूसेस एवरीथिंग, जो भी निर्मिति है सब कुछ मूल प्रकृति करती है। उसको शब्द उन्होंने यूज किया है विकार, यानी प्रकृति विकृति ही, ऐसे लिखा है मंत्र के अंदर। हम्म? तो जो भी प्रोड्यूस करती है सब कुछ मूल प्रकृति ही निर्मित करती है। पुरुष कुछ भी निर्मित नहीं करता, इट इज प्योर कॉन्शियसनेस, इट इज चैतन्य। ऑलराइट, नाउ अभी हम तीसरे मंत्र पे ही है। नाउ एक दो तीन शब्दों को मैं समझा देना चाहती हूँ, उसके बाद मैं ये जो सांख्य तत्व ज्ञान है इसके जो 25 प्रिंसिपल्स है, इसको दोबारा मैं थोड़ा और डिटेल में आपको हर मतलब इंद्रिय कौन से वगैरह वगैरह वो मैं देती हूँ। लेकिन देखो, अहंकार जो शब्द है, अहम यानी मैं, आई, हाँ, अहम इज आई। और क्र का मतलब होता है, या क्र का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, टू मेक और टू डू, निर्मित करना। सो आई आइडेंटिफाइज इट सेल्फ विथ दिस, मैं और ये, मैं और वो, डुअल दो अनमैनिफेस्ट एज येट। अहंकार अस्तित्व में अगर शरीर में आया भी नहीं है, अहंकार की निर्मिति हो गई है, अव्यक्त है, लेकिन वो कुछ न कुछ आगे जाके करेगा, वो निर्मित हो गया है। सो इट विल परफॉर्म, इट विल मेक समथिंग, इट विल डू समथिंग। सो आई परफॉर्म या आई डू या आई मेक, अहंकार। और मनस का मतलब है मन का, सिंपल मनस का, मन को हम कहते हैं ना, मन का सिंपल मतलब है सोचना, टू थिंक। ओके, और मन को कहते हैं ये अनुभूति का साधन है। माइंड और मनस इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निशन, इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निशन, अनुभूति का साधन है मन। अब एक बात आखिरी बात बता दूं, ये जो बुद्धि, अहंकार और मन है, ये काल से अलग अलग टूटे हुए नहीं है। दे आर नॉट सेपरेटेड इन टाइम, दे अराइज साइमल्टेनियसली। ये तीनों जो है, बुद्धि सबसे पहले आई, राइट, फिर अहंकार आया, राइट, और वो तन मात्रा है, लेकिन मनस के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये एक के पीछे एक ऐसा नहीं आया, ये तीनों एक साथ तैयार होते हैं। सोचो क्यों तैयार होते होंगे? मूल प्रकृति में त्रिगुण कैसे थे? बैलेंस थे, सम थे। जब ये त्रिगुण में की समता बदल जाती है, तब जाके बुद्धि, अहंकार और मन की निर्मिति होती है। यू गेट इट? when the trigunas become unbalanced, that is when the intellect and the I consciousness and the mind is created out of the unbalanced trigunas. मूल प्रकृति में तीनों गुण बैलेंस्ड है परफेक्टली, और उसके बाद में वो अनबैलेंस होने लगते हैं। अब इम्बैलेंस या अनबैलेंस
का मतलब बुरा नहीं होता। हाँ, ये भी हमने त्रिपुरा में देखा था कि ये त्रिगुण जब बदलते हैं तब बुद्धि, अब बुद्धि की निर्मिति अच्छी बात है। हाँ, बुद्धि नहीं होती तो विवेक कहाँ आता, राइट? मन नहीं होता तो अनुभव कहाँ से आता? सो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। ऑलराइट, अब फाइनली मैं आपको ये जो 25 प्रिंसिपल है इसको रिपीट करती हूँ, लेकिन कुछ कुछ प्रिंसिपल्स मैं डिटेल में बताऊंगी। इसको तत्व कहते हैं या एलिमेंट्स कहते हैं। सो सांख्य फिलोसॉफी गिव्स अस 25 एलिमेंट्स। तो बेला आप पूछ रही थी ना कि समझ में नहीं आता, तो यहाँ पे क्या मतलब क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि देखो, तुम 25 हिस्सों से बने हो, और ये 25 हिस्सों में कुछ व्यक्त है कुछ अव्यक्त है। तुम्हारे पास विवेक बुद्धि है, विवेक बुद्धि से इनको जानो, जो है उसे जानो। जब जो है उसे जानेंगे, तब हम वो जो है जैसा है उसको समझ पाएंगे, यानी उसका दर्शन कर पाएंगे। और अगर वो जो है जैसा है वैसा हम उसको देखेंगे तो उसका स्वीकार करेंगे। स्वीकार करेंगे तो जिंदगी से कभी कंप्लेन नहीं करेंगे। बेसिकली ये है। समझिए समझिए। हाँ, समझी ना? तो ये बात ये है कि दुख का हमको अंत करना है। और दुख क्यों है? अब त्रिपुरा रहस्य पे फिर से ले जाऊंगी। हम दुखी क्यों है? क्योंकि अविद्या अज्ञान है। याद आया? अविद्या और अज्ञान के वजह से हम दुखी हैं। अब लो, तुम्हें विद्या दे रहे हैं। अगर विद्या मिल जाए, अगर ज्ञान मिल जाए, अगर विवेक आ जाए, अगर हम समझ जाए, तो हमारे दुख का हम अंत कर सकते हैं। हम कहते हैं कि मैंने बहुत सोचा और मैंने अब ये तय किया है। किसने तय किया है? मैं यानी कौन? क्या तुम्हारी बुद्धि ने तय किया है या तुम्हारे मन ने तय किया है? हम बुद्धि और मन को एक समझ जाते हैं, ये हमारी अविद्या है। अगर हम इसे अलग अलग समझते हैं, कहाँ पे बुद्धि काम कर रही है, कहाँ पे मन हमें घूमते रह जाओगे, घुमा के रख दे रहा है, राइट? ये अगर फर्क हमें समझ जाए, तो क्या हम जो भी जीवन में करेंगे वो अच्छा नहीं करेंगे या विवेक से नहीं करेंगे, राइट? मन अपना खेल खेलता है। बुद्धि जो है इसके पास विवेक है, मन के पास विवेक नहीं है। मन के पास क्या है? अगेन गो बैक टू अष्टवक्र गीता। क्या है मन के पास? मन के पास इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं। और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हमारा मन जो है वो बस अपनी इच्छाओं को पूर्ति करना चाहता है। साम दाम दंड भेद, ही इट इज नॉट बॉदर्ड। माई डिजायर्स हैव टू बी फुलफिल्ड। अवर डिजायर्स आर नॉट टू बी टेकन लाइटली, दे हैव टू बी फुलफिल्ड। वी ऑल वांट आवर डिजायर्स टू बी फुलफिल्ड। द डिजायर्स आर ऑफ द माइंड, नॉट ऑफ द इंटेलेक्ट। एंड इंटेलेक्ट कई बार कहता है मन को, अरे पागल जैसा मत कर, समझ बात को, क्यों जिद लिए बैठा है, क्यों ऐसी इच्छा कर रहा है। अगर बुद्धि में विवेक है तो मैं सुनूंगी कि नहीं नहीं, मेरी बुद्धि कहती है ये ऐसी इच्छा रखनी अच्छी बात नहीं है। लेकिन नहीं तो मैं नहीं जानती, मुझे चाहिए, ये मन जिद करेगा, हट करेगा, राइट? तो इस तरह से जब हम, इसलिए इन्होंने 25 तत्व दिए हैं। जब इन तत्वों को हम अच्छी तरह पहचान जाएंगे तो हर एक का कार्य क्या है इसको हम समझ जाएंगे। इनको विचलित कौन करता है, इनको इम्बैलेंस में कौन लाता है, वो भी हम समझ जाएंगे। तो हम दुख का अंत और जीवन सुखी बना पाएंगे। सो दैट इज द बेसिक थिंग। ऑलराइट, चलो, लेट्स कम डाउन टू द मंत्रास अगेन। 25 एलिमेंट्स में से पहला मैंने कहा पुरुष, जिसको आप चैतन्य भी कह सकते हो, यानी आत्मा भी कह सकते हो, पर ब्रह्म परमात्मा भी कह सकते हो। ठीक है? आंटी तो एक्सक्यूज मी, यश श्वेता। आपने अभी बताया है ना कि मन और बुद्धि जो है वो दोनों अलग अलग होते हैं। पर जब हम फास्ट लाइफ जीते हैं या फिर कंफ्यूजन में होते हैं ना, तो इसका डिस्टिंक्शन हम नहीं कर पाते। करेक्ट।
तो फिर ऐसा कोई नुस्खा है जो फटक से हमें बता देगा तो ये मन, मन है, ये बुद्धि है? एग्जैक्टली यही नुक्सा है उसका। यही सांख्य तत्व ज्ञान है जो हमें समझा रहा है कि मन और बुद्धि अलग है। तुम्हारा डिस्क्रिमिनेशन यूज करो, यूज द डिस्क्रिमिनेटरी पावर दैट यू हैव टू सेपरेट द टू फ्रॉम ईच अदर। Once you understand where the mind is speaking and where the intellect is speaking, and then you will intellect see basic differences. Mind will fluctuate according to the desires, according to किसने क्या कहा, हमने कहाँ सुना, हमने क्या सोचा। इससे माइंड फ्लक्चुएट हो जाता है। हर एक चीज हमारे मन को विचलित करती है, फ्लक्चुएट करती है। लेकिन बुद्धि जो है, बुद्धि 2+2 4 ही बोलेगी। माइंड बोलेगा 2+2 5 कर दो भाई, मेरी इच्छा है इसलिए कर दो। लेकिन बुद्धि ये कभी नहीं कहेगी। फॉर बुद्धि इट विल ऑलवेज बी 2+2 4। वंस यू स्टार्ट डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन द टू, दिस इज कॉल्ड एज विद्या। नॉट नोइंग हाउ टू डिस्क्रिमिनेट इज कॉल्ड एज अविद्या। Okay, there is no one word or one tool, to make this happen. कोई जादू की छड़ी नहीं है कि ये ऑब्जर्वेशन एंड अभ्यास। keep studying your own mind, keep studying your own intellect, and that is how you will be able to discriminate between the two. So however fast paced your life is, mind and intellect are faster than anything in the world. All right, and you can use them accordingly, you know them accordingly. So Sankhya Tattvagnan is all about that, knowing what each thing is. Darshan shastra hai ye. You actually see it for what it is. A thought is a thought. A thought is not a feeling. A feeling is a feeling, it is not a thought. लर्न टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द थॉट एंड द फीलिंग। ये विद्या अगर आ जाती है, ऑब्जर्व करो अपने आप को। मैंने विचार किया या मुझे महसूस हुआ, और कौन से विचार से मुझे क्या महसूस हुआ, कौन से विचार और कौन सी भावनाएं जो महसूस हो रहा है वो मुझे आनंदित करती है, और कौन सा विचार और कौन सी भावनाएं मुझे दुख देती है। ऑलराइट, और दुख कहते हैं तो भी भैं कोई गुजर गया उसका दुख की बात नहीं कर रहे हैं। नॉट बीइंग एबल टू डिसाइड इज सफरिंग, नॉट बीइंग एबल टू एक्सप्रेस इज ऑल्सो अ सफरिंग। not be, there are so many, we suffer every moment of the day. More of it will come later on. All right, so पहला था पुरुष चैतन्य। दूसरा तत्व है, सेकंड एलिमेंट इज मूल प्रकृति, जिसको हम कॉस्मिक इंटेलिजेंस भी कहेंगे। मूल प्रकृति इज द सेकंड। थर्ड इज महत। महत को बुद्धी, ये सुचित्रा, गो ऑन टेल मी। नाही मी त्यात ऍड करणार होते की सांख्यकारी का समजत नाहीये ते एक वेगळं सफरिंग. त्याचं एक दुःख वेगळं है। हर एक चीज जो तुम्हें, तुम्हारे मन का चैन खींचती है, या मन का चैन जिससे चला जाता है, उसे दुख कहते हैं। ओके, अगर आज अंदर से शांत नहीं, अशांत महसूस होता है, नाउ यू कैन टेक इट टू एनी एक्सट्रीम, और यू कैन कीप इट एज लेस एज पॉसिबल, इट्स योर चॉइस। तो थर्ड इज महत और बुद्धि, जिसे इंटेलेक्ट कहते हैं। फोर्थ इज अहंकार और आई कॉन्शियसनेस। फिफ्थ इज मनस। मनस विच इज अ कॉग्निटिव ऑर्गन, मन भी कह सकते हैं, कॉग्निटिव ऑर्गन है जो अनुभूति देता है। तो 5 इज मनस। 6 मैंने जो तन मात्रा आपको बताए, ओके, तन मात्रा को सेंस परसेप्शन भी कहते हैं। 5 तन मात्रा है, उसे सेंस परसेप्शन कहते हैं। ये 5 तन मात्रा कौन से है? पहला है शब्द यानी साउंड, दूसरा है स्पर्श यानी टच, तीसरा है रूप यानी विजन, देखना, चौथा है रस, रस यानी टेस्ट, स्वाद जिसको हम कहेंगे, एंड पांचवा है गंध यानी स्मेल। सो द 5 तन्मात्रास आर साउंड, टच, विजन, टेस्ट,
एंड स्मेल। हिंदी में आप कहोगे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये हो गए 5 तन्मात्रा। अब 7वें नंबर पे आएंगे पंच ज्ञानेंद्रिय। अब ये पंच ज्ञान देने वाले इंद्रिय, जिसको हम कहेंगे सेंस ऑर्गन्स। तो द 5 सेंस ऑर्गन्स आर घ्राण, घ्राण यानी नोज, चक्षु यानी आईज, रसना यानी टंग, वाक, त्वाक, त्वाक शब्द दिया है उन्होंने, त्वचा, या त्वक कहते होगे या त्वाक कहते होगे। और आखिरी है श्रोत्र यानी कान। सो एम आई, या सो पंच ज्ञानेंद्रिय में आते हैं नोज, आईज, टंग, स्किन एंड ईयर्स। घ्राण, चक्षु, रसना, त्वक और और श्रोत्र, श्रोत्र। ये हो गए पंच ज्ञानेंद्रिय। अब लेते हैं पंच कर्मेंद्रिय। जो 5 कर्म करने वाले इंद्रिय, उसे कहते हैं पंच कर्मेंद्रिय, यानी 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शन। ये कौन से है हमारे? वाक, वाक यानी स्पीच। पानी, पानी यानी हाथ। पाद यानी फीट। उपस्थ यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एंड गुद, गुद यानी एनस। ये हमारे 5 कर्म करने वाले इंद्रिय है। पहला है वाक, जो बात करने का काम करता है, स्पीच। दूसरा है हाथ, हमारे हाथ जगन्नाथ, राइट, तो ये हाथ है हमारे पानी। तीसरा है पाद यानी हमारे पैर, मैम, पैर इट से इज हम पाणी, नहीं पानी, ओके, नहीं, ऑल राइट, पानी, ऑल राइट, वीणा पाणी बोलते ना, सरस्वती को वीणा, बिना पानी। हाथ में जो पाणी। फिर मराठी में बोलेंगे पाणी पाणी यानी ग्रहण, पाणी। पाणी ग्रहण पाणी. म्हणजे हातात घेणे किंवा बरं, स्वीकार करणे, पाणी ग्रहण। ओके, ओके। तो पानी हो आणि गया, पाद हो गया। फिर आता है उपस्थु। पाद यानी फीट, पैर। चलने के लिए हम कर्म करते हैं, चलने का काम करते हैं। उपस्थु यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जहां से प्रजनन होता है, नई निर्मिति होती है, उपस्थ। और लास्ट में है गुद। गुद यानी एनस, जो एक्सक्रीशन का काम करता है। जो शरीर में जो नहीं चाहिए, वो हम हमारे गुद से बाहर फेंक देते हैं। तो ये हो गए 5 कर्मेंद्रिय। ठीक है। इसके बाद आते हैं पंच महाभूत। कोई कोई अब कोई कोई लोगों को रिपीटिव है, लेकिन किसी किसी के लिए नए हैं, तो जस्ट बेयर विथ मी। तो पंच महाभूत में आता है पृथ्वी यानी अर्थ, जल यानी वाटर, अग्नि यानी फायर, वायु यानी एयर, और आकाश यानी स्पेस। तो यू हैव पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और यू कैन से अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। हो गए 25 प्रिंसिपल्स। ओके, नाउ 25 में से कुछ हमने देखे व्यक्त है, कोई अव्यक्त है, और डिटेल में आगे आएगा थोड़ा सा। लेकिन ये 25 तत्व जो है, इनको हम जैसे है वैसे जानना जरूरी है। हम समुंदर के पानी के सामने खड़े रहते हैं, उसके टाइड पे निर्भर होता है कि हमारे इमोशंस कैसे फील हो रहा है हमें। तो हमारे इमोशंस हम उसके साथ मिक्स करते हैं। हम किसी भी चीज को जो है वैसे का वैसा नहीं देखते। हमारा मन कुछ ना कुछ उसके अंदर खुद का डालने की कोशिश करेगा। 5 हमारे जो कर्मेंद्रिय, इनका जो कर्म है, उतना ही कर्म उनके पास कराओ। ओके। फिर बाकी उनमें और अर्थ डालकर और नया ड्रामा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। या दिस वी हैव टू रिकॉग्नाइज।
सो और कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, या तो मन बुद्धि अहंकार जो है, या हमारा जो पुरुष क्या है और प्रकृति आत्मा क्या है, और हमारी शरीर में ये सारे घटक आते हैं। ये सारी चीजों को अलग अलग पहचानना सीखो, ताकि हम अपने जीवन का, अपने शरीर का, खुद का, दुनिया का, जीव जगत ईश्वर सबका हम स्वीकार कर पाए, और जिंदगी को दुख पेन फ्री यानी दुख रहित कर पाए। हाँ, दैट इज द बेसिक थिंग। सो फार क्लियर? यहाँ तक हमने 3 मंत्र किए। नाउ वी मूव ऑन टू 4, 5, 6, 7, 8। एक साथ लेंगे वो। तो 4th मंत्र में वो कहते हैं, प्रत्यक्ष दृष्टम अनुमान एंड आगम इज सर्व प्रमाणित, that is means to right cognition. There are 3 kinds of proof or praman through which we establish the truth of the 25 तत्वस। तो देखो, अब 25 तत्व सच में है, मैं कैसे मानूं? पंच ज्ञानेंद्रिय सच में है, मैं कैसे मानूं? कर्मेंद्रिय मन बुद्धि अहंकार सच में है, मैं कैसे मानूं? तो हर एक चीज का प्रूफ 3 माध्यम से, हमने ऑलरेडी प्रमाण के बारे में कल सारा अभ्यास किया, 6 प्रमाण का अभ्यास हमने किया। तो 3 प्रमाण, सांख्य यहाँ पे 3 प्रमाणों को मान्य देता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। ये 3 प्रमाणों को यहाँ पे सांख्य दर्शन प्रमाणित करता है, या दीज आर द 3 प्रूफ दैट सांख्य एक्सेप्ट्स टू सीक द ट्रुथ, टू नो द रियलिटी। ऑलराइट। अब प्रत्यक्ष शब्द एक्चुअली योग सूत्र में पतंजलि ने यूज किया है। आगम भी शब्द जो है ये पतंजलि ने योग सूत्र में यूज किया है, लेकिन यहाँ पर सांख्य दर्शन में उन्होंने दृष्टम शब्द यूज किया है प्रत्यक्ष को। आंखों देखा हाल, जो मैंने खुद देखा, मैंने खुद सुना, मैंने खुद महसूस किया या फील किया। तो ये प्रत्यक्ष। अनुमान आप जानते हो, इन्फेरेंस कल समझाया है सब। और आगम के लिए उन्होंने शब्द यूज किया है आप्तवचन। आप्तवचन मीन्स आगम। और वो कह रहे हैं इस मंत्र में कि ये 3 सर्व प्रमाणित है। यानी अगर आप दर्शन करना चाहते हो, इफ यू वांट राइट कॉग्निशन, आप सही पहचानना चाहते हो किसी भी 25 में से किसी भी तत्व को, तो इन 3 प्रूफ का उपयोग करो, इन 3 प्रमाणों का उपयोग करो, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। ये 3 चीजों से आप 25 तत्व में से सारे के सारे तत्व या कोई भी तत्व को प्रमाणित कर पाओगे। ओके। नाउ उसके बाद के मंत्र में, अब ये जो उन्होंने कह दिया कि दृष्टम, अनुमान और आप्तवचन यानी प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, तो इसके बारे में वो 4थे में थोड़ा सा 5वें मंत्र में वो इलैबोरेट करते हैं। वो कहते हैं प्रत्यक्ष या दृष्टम ये हमारे इंद्रियों के माध्यम से होता है। अब ये तीनों जो उन्होंने कहा ना, ये 3 साधन से आप 25 तत्वों का सत्य जान सकते हो। तो पहला साधन उन्होंने जो दृष्टम दिया है, जिसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं, प्रत्यक्ष यानी हमारे इंद्रियों के माध्यम से। अब यहाँ पे मैं इंद्रियों में कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों को पकड़ूंगी। एक्चुअली कर्मेंद्रिय यहाँ इस तरह से नहीं, सूक्ष्म शरीर जो है ना, ये हमारे हम उससे हमें प्रत्यक्ष हो सकता है, ये मैं कहूंगी। ठीक है। तो उन्होंने सिंपली कहा है कि प्रत्यक्ष जो है इंद्रियों के माध्यम से होता है। अनुमान कैसे लगाएंगे? तो अनुमान के फिर 3 माध्यम है। अनुमान कम्स थ्रू 3 सोर्सेस। ये 3 सोर्सेस का नाम है, मैं पहले नाम बता दूं फिर एक्सप्लेन करती हूँ। पूर्ववत, शाश्वत और सामान्यतो दृष्टम। पूर्ववत, शाश्वत और सामान्यतो दृष्टम यानी क्या? तो पूर्ववत यानी जो दिख रहा है उससे अंदाज लगाना, जैसे बादल घिर आए हैं तो अब बारिश होगी, ये अनुमान हम लगाते हैं, इसको कहते हैं पूर्ववत। गाइस कल हमने जैसे देखा ना,
या तो हम कह लो कि मुझे किसी के चलने की आवाज आ रही है, यानी कोई व्यक्ति उस पार है। इसको क्या, ये अनुमान लगाया मैंने कि नहीं नहीं कोई और है। कैसे लगाया? क्योंकि उसके चलने की आवाज आ रही है मुझे। ठीक है, तो ये हो गया पूर्ववत अनुमान का एक सोर्स। दूसरा है शाश्वत। शाश्वत यानी क्या? जो दिख रहा है उससे पहले क्या हुआ था उसका अंदाज लगाए। यानी क्या? जैसे मिट्टी वाला, दे हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ फास्ट फ्लोइंग मडी वाटर्स। अगर जोर से पानी बहते आ रहा है, मिट्टी घुली हुई है उस पानी में, तो अरे कहीं तो भी बहुत जोरों से बरसात हुई है, जिसके वजह से ये मिट्टी वाला पानी बह रहा है। ये भी एक अनुमान बनता है, इसको शाश्वत अनुमान कहते हैं। और तीसरा जो है मैम सामान्यतः दृष्टम। यस मैम। मैम वो शेषवत है क्या शाश्वत है? देखिए शाश्वत है, इसमें मेरे मेरे हिसाब से शाश्वत है। शेषवत रहेगा, मतलब रेसिड्यू उसमें से जो शाश्वत आता म्हणजे है ना। कायमस्वरूपी झालं ना. हाँ, शाश्वत म्हणजे शाश्वत कायम स्वरूपी झालं ना? शेषवतच असेल शेषवत या बोला तो हाँ उसका रेसिड्यू जो आता है ओके, उसमें तो से देन वो ऑल उसका राइट, अनुमान लगा। लेट मी जस्ट चेंज द स्पेलिंग ऑफ इट, बिकॉज आई हैव SASH, आई थिंक शेषवत, तो SE होना चाहिए वहां पे, शेषवत। ऑल राइट, थैंक यू ममता फॉर दैट। शेषवत, नॉट शाश्वत। शाश्वत यानी सुचित्रा काय बोलली? जो है वो हम्म, कायमस्वरूपी आहे ते. कायम स्वरूपी है। कायमस्वरूपी है, हाँ, न जो मिटणारं. हमेशा परमानेंट जो है रहता उसे, है वो शाश्वत। हाँ करेक्ट करेक्ट, जो हमेशा है उसे शाश्वत कहते हैं। ऑल राइट, दिस मस्ट बी शेषवत। थैंक यू। यस। यात अजून सांख्यकारिकेत वेगळी वेगळी नावं दिली आहेत, पण गोंधळ होईल म्हणून मी काही नाही, बोलत नाहीये त्याचं मी असं. पण म्हणूनच ते थोडक्यातच ठेवलेलं हा आहे. हा. अजून भरपूर त्यांनी काही वेगळी नावं दिलीत. हा. आणि तिसरं है सामान्यतः दृष्टम। यानी जो हम सामान्य, अगर धुआं दिख रहा है तो आग लगी है, ये जो अंदाज हम अनुमान लगाते हैं, ये सामान्य अनुमान। तो अनुमान के तीन प्रकार, पूर्ववत, शेषवत और सामान्य, ये तीन प्रकार। प्रत्यक्षचे झाले ना. नाही, अनुमानचे हे तीन प्रकार झाले। अच्छा. प्रत्यक्ष तर इंद्रियाच्या माध्यमातून होतो। ओके. हा अनुमान हा. कसे? अनुमान, अनुमान. हाँ, अनुमानचे हे तीन प्रकार झाले। हाँ, 3 सोर्सेस ऑफ अनुमान। क्लियर? तिकडे काय नावं दिली आहे जान्हवी? मी अनुमान काढलंच नाही अजून, प्रत्यक्षच बघत होते. हाँ, ठीक है। ऑल राइट। आगे वो कहते हैं अनुमान इज लिंगा लिंगी पूर्वकम। हाँ, हो अनुमान हो जो आहे। हाँ, अनुमान जो है, ये मंत्र में उन्होंने शब्द यूज किए हैं, लिंग लिंगी पूर्वकम, ये शब्द उन्होंने यूज किया है। इसका क्या मतलब बनता है? लिंग इज कैरेक्टरिस्टिक मार्क एंड लिंगी इज पोजेसर ऑफ द मार्क। यानी लिंग यानी कार्य और लिंगी यानी कारण। हम कहते हैं ना कार्य, कॉज एंड इफेक्ट। तो कार्य कारण भाव जिसको हम कहते हैं, इफेक्ट क्या है? धुआं दिख रहा है, वो क्या बनता है? लिंग, जिसको हम कार्य कहेंगे। और लिंगी क्या है? कारण भाव, यानी कॉज। आग लगी इसलिए धुआं आया, तो आग जो है, अग्नि जो है, ये बन जाता है कॉज, उसका इफेक्ट बन जाता है स्मोक, धुआं। ठीक है, तो लिंगा लिंगी ये शब्द उन्होंने यहाँ पे दिया है। सो ये होता है। सो और हम जो उसे देखते हैं, तो उसका ये अनुमान लगाना, यानी वो क्रिया जो है अनुमान लगाने की, ऑब्जर्वेशन की, उसे कहा है पक्ष। तो ये लिंगा लिंगी को पूर्वकम जो है, उस पर से मैं पक्ष कर रही हूँ, यानी मैं उसे देख रही हूँ, ऑब्जर्वेशन में आ रहा है, ऐसा। ठीक है, सो अनुमान इज लिंगा लिंगी पूर्वकम। लिंग इज कार्य भाव, दैट इज द इफेक्ट, दैट इज द स्मोक। लिंगी इज कारण भाव, दैट इज द कॉज, दैट इज द फायर। सो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक मार्क एंड द पोजेसर ऑफ द मार्क। अब तीसरे पे जाते हैं। तीसरा प्रमाण
जो इन्होंने दिया है वो है आप्त वचन। आप्त वचन यानी जिसको हम कहते हैं शब्द प्रमाण, राइट। तो ये जो ये शब्द प्रमाण या आगम भी कहते हैं, तो ये जो है ये किसको किसका शब्द माने, तो उन्होंने वेद उपनिषद पुराण इनके शब्द का आप्त वचन हम मानेंगे। तो आप्त वचन उसका हुआ। ऑलराइट, इज दिस क्लियर सो फार? ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ऑलराइट, तो एक्चुअली मैंने पूरे सांख्य कारिका की शॉर्ट में नोट्स बनाए हैं, पुराने नोट्स मेरे मुझे मिल गए। तो it's very simple. There are 25 tattvas, the dualistic theory of Purusha and Prakriti, and there are 3 sources of suffering, and then there are 3 pramanas. तो ये मैंने अलग से इसका मैंने एक 1 पेज, पूरी सांख्यकारिका का 1 पेज कंक्लूजन निकाला है, जो मैं आपको लास्ट में दूंगी। तो अभी जितना समझ सके आप समझने की कोशिश कीजिए, जो नोट्स ले रहे हो ले लो, और उसके बाद में हम उसको मैं कंसाइज करके आपको बताऊंगी। आपण ते QCI ला केलं होतं ना, ते 1 पेज QCI चं. हा, तेव्हाचेच नोट्स सापडले मला. ऑलराइट, तो छठा मंत्र में वो कहते हैं, नॉट ऑल ऑफ द 25 तत्वस कैन बी परसीव्ड थ्रू द अबाउ 3. सम आर टू सटल or too far or too near, or there is a sense impairment, or there is an absent mindedness, or they are too minute, or there is an obstruction, or there is a suppression by the objects. So उसके एग्जाम्पल मैं दूंगी, or there is an intermixture with similar objects. तो छठे और सातवें मंत्र में वो ये समझाते हैं। छठे में वो कहते हैं कि 25 तत्व जो है, ये 3 प्रमाणों से ये सारे के सारे 25 तत्व नहीं जान सकते। हाँ, नहीं वी कैनॉट नो ऑल 25 ऑफ देम। क्यों नहीं, ये 7वें मंत्र में उन्होंने दिया है। वो कहते हैं क्योंकि अब यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड्स जो मंत्र में यूज किए गए हैं, वो मैं आपको अभी जो पढ़ा मैंने वो रिपीट करूंगी। क्योंकि ये 25 तत्वों में से कुछ अति दूरत यानी अति दूर यानी टू फार है, या समीप्यत यानी समीप्यत शब्द यानी टू नियर. सामिप्यात. ते सामिप्यात आहे, सामिप्यात आहे. सामिप्यात. आपण समीप हा शब्द जो वापरतो तो जवळ ह्याच्यासाठी वापरतो ना. हा, तो सामीप्यात, ओके, समीप या सामीप्यात जो भी, यानी बहुत नजदीक है. फिर इंद्रिय घातान. हाँ, इंद्रिय घातान. इंद्रिय घातान यानी सेंस इम्पेयरमेंट, हमारे इंद्रिय आंखों से दिख नहीं रहा या सुनाई नहीं जा रहा, ये जो इंद्रियों का दोष होता है ना वो, विकलांग. हाँ, तो या तो वो इंद्रिय घातन हो सकता है, या तो मनो नवस्थनात् यानी मन की अवस्था, वहां पर मनो अनवस्थानात. मन की अनवस्था. अनवस्था. हाँ, मन की अनवस्था यानी मनो, एक शब्द में उन्होंने दिया है मनो अवस्थानात्, नवस्थानात् कह लो, वॉट एवर. डिस्ट्रैक्टेड माइंड यानी एब्सेंट माइंडेडनेस, ध्यान नहीं है, ध्यान नहीं है, ये मन की अवस्था है, जो जो अनवस्था है, अवस्था नहीं है, अनवस्था है. या तो वो सूक्ष्मात यानी अति सूक्ष्म है, टू माइन्यूट, सूक्ष्मात. या तो व्यवधानात यानी व्यवधान यानी ऑब्स्ट्रक्शन, कुछ आड़ आ रहा है और इसलिए वो तत्व हम नहीं देख पा रहे. सो व्यवधानात. और फिर और एक दिया है उसने, अभिभावत. अभिभावत बरोबर है ना शब्द? अभिभवात. अभिभवात, ओके. अभिभवात. अभिभवात इज सप्रेशन बाय अदर ऑब्जेक्ट्स, मतलब कुछ और आड़ आने के. सिंपल एग्जांपल ये रहेगा
दिन में तारे नहीं दिखते, क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि दिन में तारे नहीं होते? हाँ, बिल्कुल होते हैं, अपनी ही जगह पे होते हैं, पर सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा है, इसलिए तो इसको कहते हैं अभिभावात, सप्रेशन बाय अदर ऑब्जेक्ट्स। और एक उन्होंने दिया है इंटरमिक्सचर विद सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। या कभी कभी क्या होता है कि एक जैसी, अब मेरी पेंसिल, मतलब एक पक्षी जो है वो अपने पक्षियों के ग्रुप में है, तो सारे पक्षी एक जैसे, उसमें से ये वाला पक्षी मैं कहाँ से कैसे ढूंढूं? हाँ, जो पक्षी मुझे देखना है वो मैं कैसे देखूं? क्योंकि एक जैसे पक्षी सारे, उसमें वो खोया हुआ है। तो अ बर्ड इन अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, यू कैन से। तो इंटरमिक्सचर विथ सिमिलर ऑब्जेक्ट, खुद जैसा, जैसे पेंसिल कह रही थी, एक जैसी पेंसिल ये है, उसमें से मेरी पेंसिल कौन सी? हम्म, जैसे दूध में पानी डाला तो वैसे उन्होंने वो उदाहरण दिया है। ते उदाहरण दिलंय सफेद ते. बोल नहीं सकते, समुद्र में नदी मिला है तो नदी का पानी कौन से और समुद्र के पानी कौन से, ऐसे। राइट, राइट। नाउ हैविंग सेड ऑल दिस, जैसे योग सूत्र, ममता, योग सूत्र के अभ्यास में होता था कि ये बाहरी उदाहरण मुझे पटते नहीं है। अगर 25 तत्वों को जानने की बात हो रही है तो वो तत्वों के ही उदाहरण होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बुद्धि हमारे आत्मा के इतने नजदीक है, दोनों प्रकाशित है, तो आत्मा का प्रकाश कौन सा और बुद्धि का प्रकाश कौन सा, हम फर्क नहीं जान पाते हैं। एक एग्जाम्पल अगर मैं दे दूं, या तो यहाँ पे लेट्स टेक सम वन मोर, यू नो, सप्रेशन बाय अदर ऑब्जेक्ट्स। मन जो है वो अपना पर्दा डाल देता है आत्मा पर या बुद्धि पर, और इसलिए हमें आत्मा का प्रकाश या बुद्धि का प्रकाश नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि मन बीच में आड़ आया है। अच्छा, लास्ट वाला जो लिया है, एक जैसे बहुत सारे हैं, तो उसमें से मेरा कौन सा, ये मैं कैसे पहचानूं? उसका मैं उदाहरण दूंगी। क्या ये मेरा विचार है या सबका विचार है? देखो, कभी कभी क्या होता है, सब इस चीज को मानते हैं, तो मैं भी मानती हूँ, लेकिन ये मानना मेरा नहीं है। मैं अपनी मान्यता को सबकी मान्यता से अलग नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि सभी इसे मानते हैं। आई मेरी बात ध्यान में? ये क्या, ये मेरी मान्यता है या मेरे कुटुंब की, मेरे समाज की, मेरे देश की मान्यता है? ये मैं अलग नहीं कर पाती हूँ। यहाँ पे विवेक नहीं, मेरा काम कर रहा, मेरा विवेक नहीं काम कर रहा, और इसलिए तत्व को मैं जान नहीं पाती। या सो मेनी माइंड्स all thinking the same thing. What are my thoughts? Which mind is mine? How do I know? Is what I'm saying. हाँ? तो ठीक है, हर जगह पे हर भाष्यकार ने बाहर का के उदाहरण दिए हैं। मैं चाहती हूँ कि उदाहरण बने, तो जिस चीज का अभ्यास कर रहे हैं उसी के उदाहरण क्यों ना ले। अब देखो, जब आत्म साक्षात्कार होता है, अगेन त्रिपुरा में हमने ये बहुत पढ़ा, आत्म साक्षात्कार होता है तब एनलाइटनमेंट, इतना प्रकाश आता हो जाता है, हम इतने प्रकाशित हो जाते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें खो जाती है, शरीर, मन, बुद्धि, ये सारी चीजों को, हमारे इंद्रिय, इन किसी भी अहंकार, ये सब वहां पे गायब हो जाते हैं, जैसे तारे गायब हो गए सूर्य के प्रकाश से, ये मैं कहूंगी। एम आई राइट, जान्हवी? पटतंय का? हा, तो उदाहरण आपण तरी घेताना ह्यातलेच आपलेच उदाहरण, म्हणजे ज्याचा अभ्यास चालू आहे त्याचे उदाहरण बनवूया. ऑल ओके, नेक्स्ट मंत्र, 8वें मंत्र पे. सो ऑल 25 exist
बट नॉट ऑल आर सीन ड्यू टू द अबाउ रीजंस। तो 25 तत्व है, लेकिन ऊपर जो अनेक कारण दिए गए, इनके वजह से सबको हम जान नहीं सकते। कर्मेंद्रिय दिखते हैं, पंचमहाभूत दिखते हैं, लेकिन हमारे ही शरीर का पंचमहाभूत, क्या हमारा खून हमें दिख रहा है? हाँ, काटो तो बहेगा तो दिखेगा, वो बात अलग है, राइट। सो जो कुछ व्यक्त है, कुछ अव्यक्त है, लेकिन कुछ कुछ चीजें दिखती नहीं है ऊपर दिए कारणों के वजह से। सम आर नोन थ्रू देयर इफेक्ट्स। कोई कोई तत्व जो है, ये 25 तत्व में से, वो उसके परिणाम से दिखते हैं। जैसे मैंने बुद्धि का एग्जाम्पल दिया था, यहाँ वो कह रहे हैं मूल प्रकृति इज सूक्ष्म अति सूक्ष्म, सो कैन नॉट बी नोन। मूल प्रकृति है ना, बिल्कुल अव्यक्त है, किसी भी साधन से, विवेक बुद्धि से भी उसे हम नहीं जान सकते। या पुरुष जो है, आत्मा जो है, विवेक बुद्धि से भी हम उसे नहीं जान सकते। लेकिन आत्मा का एहसास कर सकते हैं, जो त्रिपुरा रहस्य में अगेन हमने पढ़ा, और भी कई ग्रंथों में हमने पढ़ा। कैसे? ये समझ के कि पुरुष सर्वव्यापी है, चैतन्य सर्वव्यापी है, मेरे कण कण में चैतन्य है। तो मेरे ही अंदर, मेरे ही कण कण में बसा हुआ चैतन्य को जब का एहसास जब मुझे होता है, या जब मैं अपने ही अंदर का तेज देख पाती हूँ या जान पाती हूँ, तो हम कह सकते हैं कि हमने अपने आत्मा को जाना, यानी अपने ही आत्मा का हमें साक्षात्कार हुआ। सो अगेन, अविद्या हटाओ। क्या कहीं ढूंढने जाना है आत्मा को? आत्मा कहीं खो गया है और अब उसे हमें ढूंढना है और फिर उसका साक्षात्कार करना है, ऐसा कोई बात है? बिल्कुल नहीं। I am consciousness. Consciousness exists in each and every cell of me, my body, my mind, all of it, in 25 tattvas. The consciousness is there. I just have to become aware of it. मुझे सिर्फ सजग होना होगा। ज्ञान मिलेगा तो मैं सजगता रखूंगी, सजगता रखूंगी, अवेयरनेस रखूंगी तो जानूंगी। हाँ, तो यहाँ पे वो ये कह रहे कि यहाँ उन्होंने प्रकृति, मूल प्रकृति सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, और इसलिए वो अव्यक्त है। बुद्धि इज सटलेस्ट ऑफ ऑल मैनिफेस्ट। देखो, मूल प्रकृति जो है ये अव्यक्त है, बुद्धि से व्यक्त शुरू हो जाता है। बुद्धि, उसके बाद में तन मात्रा जो दिया है, ये अहंकार, बुद्धि अहंकार तन मात्रा मन, फिर कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय वगैरह आते हैं। तो ये व्यक्त की शुरुआत हो गई। मूल प्रकृति इज अनमैनिफेस्ट। विथ द इंटेलेक्ट मैनिफेस्टेशन बिगिन्स। मूल प्रकृति हैज परफेक्टली बैलेंस्ड थ्री गुणास and therefore it is unmanifest. But once the three gunas fluctuate, manifestation starts, and it starts with mahat or intellect, followed by the I consciousness, followed by the, it's not followed, it all comes together only. So you have the mahat, the I consciousness, the tan matras, sense perceptions, and then you also have the manas, the mind. All right. So the Karika also says that effects can be, अब यहाँ से है ना, 8वें मंत्र के बाद से उनका ये कार्य कारण भाव, इस फ्रेज को अब आप ध्यान में रखो। ये दुनिया जो है, हमारा जिंदगी जो है, जो भी हम अनुभव लेते हैं, एवरीथिंग हैज अ कॉज एंड इफेक्ट। कर्म की थियरी, व्हाट इज द थियरी ऑफ कर्मा? The theory of karma is the theory of cause and effect. कारण यानी cause और कार्य यानी effect। ठीक है, तो इसे कारण कार्य भाव ऐसा कहते हैं। So cause and effect। तो यहाँ पे वो समझाते हैं, the Karika also says that the effects can be similar or non-similar to the cause। सो कार्य जो है ये कारण जैसा या कारण से अलग हो सकता है। सी, मूल प्रकृति हैज नो कॉज। अब मूल प्रकृति का क्या कोई कारण है? नहीं है, वो स्वयंभू है, वो सेल्फ जनरेटेड, सेल्फ एग्जिस्टिंग है। बट
इट इज द कॉज फॉर महत, अहम एंड तन्मात्रास। लेकिन मूल प्रकृति है ये इसके कारण से, मूल प्रकृति के कारण से। मूल प्रकृति कारण है किस चीज का? मूल प्रकृति क्या निर्मित करती है? तो हमारा महत यानी बुद्धि, अहं अहम यानी अहंकार, और तन्मात्रा। तो मूल प्रकृति उस ये कारण, एक कारण उसका कार्य। तो कारण क्या बना? मूल प्रकृति। और इफेक्ट क्या आया? बुद्धि तैयार हुई, अहंकार तैयार हुआ, और तन्मात्रा तैयार हुए। सो दीज थ्री कम आउट ऑफ मूल प्रकृति। Alright, so मूल प्रकृति is the cause, but does मूल प्रकृति have a cause? No, it is self-generated, it is self-existing, it is, that's it. Alright, and the 16 are only effects. तो 16 के 16 जो है, ये जो 7 और 16, ये 16 जो है ये बस परिणाम है, कार्य है। हाँ, मोर डिटेल्स आर गिवन इन द लेटर मंत्र, फिर बाद में आएगा तब हमें समझेगा। So it will come later on. I think I will just take one more mantra maybe, and then we can stop. Yeah. Now here in the 9th mantra, Sankhya explains the relationship between cause and effect. It is called as Satkaryavad. इसे सत्कार्यवाद भी कहते हैं, which is one of the main concepts of सांख्य तत्वज्ञान। ओके, तो यहाँ पे सांख्य 9वें मंत्र में ये कार्य और कारण, इनका संबंध क्या है, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप क्या है, वो समझाते हैं। इफेक्ट इज ऑलरेडी प्री एग्जिस्टेंट इन द कॉज। ऑलराइट, इफेक्ट इज ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग इन द कॉज। तो कार्य जो है ये कारण में पहले से ही मौजूद होता है, जैसे दही दूध के अंदर पहले से मौजूद होता है, हमें उसको उसको सिर्फ विरजन लगाना है, क्या कहते हैं। ऑलराइट, सो व्हेन, जब सही ट्रिगर मिलता है तब वो उपस्थित होता है, यू नो, व्हेन इट इज स्टिमुलेटेड इन द राइट वे, देन इट विल कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो क्या बात कह दी यहाँ पे, ये सब ये चीजें है ना, ये सांख्यकारिका की स्पेशलिटी है, यानी सांख्यकारिके की स्पेसिफिक्स है, कि सांख्य में उन्होंने कहा कि जो परिणाम है ये पहले से कारण में छुपा हुआ होता है, इफेक्ट जो है ये पहले से कॉज में छुपा हुआ होता है। अगर ये कॉज है तो उसका इफेक्ट यही होने वाला है, फिर वो चाहे हमारे एक्शंस क्यों ना हो, हम जो भी एक्शन लेंगे उसका क्या नतीजा होने वाला है ये पहले से पता है। क्यों पता है? क्योंकि वो जो करने में है, जो करना है, उसी के अंदर वो कारण है, जो कॉज है उसी के अंदर छुपा हुआ है। यस ममता, यू आर सेइंग समथिंग। ऑलराइट, तो वो कहते हैं कि effect is already pre-existent in the cause, so dahi already exists in milk, so 23 elements starting with mahat already present in moola prakriti, which is the root cause of all creation. तो 23 तत्व जो है, ये 23 के 23 तत्व, 7 अधिक 16, ये 23 के 23 तत्व पहले से मूल प्रकृति में है, इसलिए परिणाम रूप वो हमें, वो व्यक्त होते जाते हैं। तो अव्यक्त में ही व्यक्त बसा हुआ होता है या छुपा हुआ होता है। इज दिस, ये बात समझ में आ गई? इज दिस क्लियर? और इसलिए सारी सृष्टि की निर्मिति का कारण कौन बनता है? कॉज कौन बनता है? मूल प्रकृति। जो भी व्यक्त है, जो भी निर्मित है, वो कहाँ से निर्मित हुआ? मूल प्रकृति से निर्मित हुआ। जो कहाँ से निर्मित हुई? कहीं से भी नहीं। हाँ? वो अव्यक्त, उसका बस अस्तित्व स्वयं, स्वयं प्रेरित कहो, सेल्फ इंस्पायर्ड कहो, है ना? Let's go for one more, the 10th mantra.
द मैनिफेस्ट हैज अ कॉज। अब आगे वो कहते हैं जो भी व्यक्त है, ये 23 के 23 व्यक्त है, तो ये उनको कोई ना कोई हेतु मद होना ही चाहिए, यानी क्या, कोई ना कोई कारण होता है। इट, द मैनिफेस्ट is impermanent, ever active, is supported, is lingam, यानी यू नो कार्यरत, एक्सेट्रा। सो वो यहाँ पे क्या फर्क बता रहे हैं कि जो व्यक्त है और जो अव्यक्त है, इसमें का फर्क वो समझाना चाहते हैं 10वें मंत्र में। अब जो व्यक्त है वो अगर समझा दूं मैं, तो उसका ऑपोजिट अव्यक्त। इट्स वेरी, everything that Prakriti is, Purusha is not. Okay? Simply they are saying everything that Prakriti is, Purusha is not. तो जो भी प्रकृति है पुरुष नहीं है। तो प्रकृति क्या क्या है? प्रकृति है एवर एक्टिव, यानी सक्रिय शब्द उन्होंने मंत्र में यूज किया है। हम जिसे मोबाइल कहेंगे या चल कहेंगे। प्रकृति इज इम्परमानेंट, इम्परमानेंट यानी सदा के लिए नहीं, सदैव बदलती हुई। और सदैव सक्रिय यानी एवर एक्टिव। और प्रकृति जो है इसको हमेशा किसी न किसी चीज का आधार होता है। शब्द उन्होंने यूज किया है परातंत्र और परातंत्र और आश्रितम, आश्रित है वो। हाँ, तो जो भी है व्यक्त है वो आश्रित है, उसको किसी न किसी का आधार है। जल को पृथ्वी का आधार है, अग्नि को जल का आधार है, वायु को अग्नि का आधार है, और आकाश सबको समा लेता है। तो आकाश सारे तत्वों का आधार है। सो इट इज सपोर्टेड, सो विच इज परतंत्र और आश्रितम। और लिंगम है, लिंगम है यानी हर एक चीज को कोई ना कोई कारण है। सो कार्यरत है, लिंगम है यानी कार्यरत है, यानी एक्शन में है, कंटिन्यूसली मूविंग इन एक्शन, दैट इज लिंगम। तो कार्य, कारण नहीं, कार्य। बुद्धि etc are all engaged in their work but are non-eternal and transformable because they are born out of something। तो ये सदैव के लिए नहीं है। आज विवेक है, कल बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। ओके, तो हर एक चीज जो है वो बदलती है, ट्रांसफॉर्मेबल है, और हर एक चीज जो है वो सदैव के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं से आई है, जिसको हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं से उसका जन्म हुआ है। और अगर किसी चीज का जन्म हुआ है तो उसका अंत तो होना ही है। एनीथिंग विच हैज अ बिगिनिंग विल ऑलवेज हैव एन एंड, sooner or later. All right, so that is what the vyakta is. The 23 elements, that is what the vyakta is. उसके बाद इस मंत्र के एंड में वो सिंपल लिख देते हैं कि कॉन्ट्ररी, विपरीत इज द अव्यक्तम। बस उतना ही दे दिया उन्होंने। जो अव्यक्त है ये इसका विरुद्ध है या विपरीत है या कॉन्ट्ररी है। सो पुरुष और मूल, मूल प्रकृति को प्रधान प्रकृति भी कहते हैं। कहीं कहीं उन्होंने प्रधान प्रकृति ये भी शब्द यूज किया है। सो पुरुष और मूल प्रकृति ये दोनों न कहीं से आए न कहीं जाने वाले, वो अव्यक्त है, वो कोई कार्य नहीं करते, नॉट प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ एनीथिंग, दैट इज नॉट बॉर्न, देयरफॉर नो ट्रांसफॉर्मेशन एंड नो डिस्ट्रक्शन। ये नष्ट भी नहीं हो सकते। क्यों? जो जन्म लेता है उसका मृत्यु होता है, राइट? ये स्वयं निर्मित है, तो ये नष्ट इसे कौन करेगा? मूल प्रकृति को भी नष्ट नहीं हो सकती और पुरुष भी नष्ट नहीं हो सकते। इज दिस क्लियर? ये बात समझ में आई? जो व्यक्त है और जो अव्यक्त है दोनों के बीच में का ये फर्क यहाँ पे उन्होंने पेंसिल कहाँ गई, 10वें मंत्र में उन्होंने समझा दिया। यहाँ पे हम रुकेंगे। आगे फिर अगेन they are talking about त्रिगुण and manifestation and त्रिगुण, इनका क्या संबंध है। I think we will stop over here with this mantra,
क्योंकि फिर नेक्स्ट चालू होगा तो उसको लग के 3-4 मंत्र है। कंफ्यूजिंग है, क्लियर है, इंटरेस्टिंग है, अनइंटरेस्टिंग है? कुछ फीडबैक दे दो मुझे। इंटरेस्टिंग है एकदम, बहुत बहुत मस्त आहे. इंटरेस्टिंग है. ओके, वेरी गुड, थँक यू सो मच. हम्म. येस, इंटरेस्टिंग आहे, म्हणजे मस्त आहे. ज्या वेळेला तुम्ही परत YouTube वर टाकाल ना, ते परत एकदा ऐकलं की खूप क्लेरिफिकेशन होईल. अजून क्लॅरिफाय करेक्ट. येस. ऑलराइट. और रिवीजन मजा है आरती. मजा आया ना? ओके. हाँ हाँ. हाँ, क्या बात कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं हुआ ना? नहीं नहीं. ऑलराइट, वंडरफुल वंडरफुल. इट गेट्स मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग. येस स्वाती. आणि ते मगाशी पाणी होतं ना, तर पाणीचं हात असेल तर नी पहिला असतो अच्छा. हा मी आणि तेच जर सांगणार होते, छोटी समुद्र ई आणि असेल तर मोठी. दुसरा असतो. ओके. म्हणजे स्पेलिंग मिस्टेक नसते. नाही, पाणी आणि हा. पाणी असं. हो हो. राईट, गॉट इट. हम्म. येस, सही. या शांती, आर यू लाइकिंग इट? या रिविजन. ओके, तो एक ओमकार बोलेंगे और रुकेंगे. हाँ, और कल आगे से फिर 11वें मंत्र से कंटिन्यू करेंगे. ओम. हरिओम. Thank you so much everyone. I'll see you tomorrow.